तो इस क्लास में हम बात करेंगे बेटे सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर के बारे में। उससे पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, समझो मेरी बात को। जैसे कि हमने रूल्स फॉर क्रिटिकल सेक्शन पढ़ा था कि द क्रिटिकल सेक्शन नीड टू मस्ट इन्फोर्स ऑल फोर रूल्स। अब इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, मैं बताऊं आपको। अगर आप गेल्विन की बुक देखोगे तो वो बोलते हैं कि इसमें तीनों के रूल्स कंपल्सरी फॉलो होने चाहिए। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी फॉलो होना चाहिए, प्रोग्रेस भी फॉलो होना चाहिए, बाउंड वेटिंग भी फॉलो होना चाहिए। अगर आप क्रिटिकल सेक्शन की बात करते हो तो क्रिटिकल सेक्शन में आपके कौन कौन से रूल फॉलो होने चाहिए? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंड वेटिंग एक कंपल्सरी रूल है, मैंडेटरी, ऐसा गेल्विन कहता है। कुछ ऑथर्स का क्या कहना है मैं आपको बताता हूं। कुछ ऑथर्स का कहना है कि इसमें से आपके जो फर्स्ट और सेकेंड है ये आपके प्राइमरी कंडीशन है, ये आपके क्या है? प्राइमरी कंडीशंस है। ठीक है, इनको फुलफिल करना जरूरी है। ठीक है, और ये दोनों आपके सेकेंडरी कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर ये ना भी फुलफिल हो तो चलेगा। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर देखा जाए तो इन जनरल तो हम क्या करते हैं, इन तीन रूल को तो चेक करते ही करते हैं इन जनरल। ठीक है, तो पेपर में आए तो आप कंपल्सरी रूल में तीनों को लिख सकते हो। ठीक है, मैंडेटरी कंडीशन में ये तीनों को लिख सकते हो कि ये मैंडेटरी कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंड वेटिंग। क्योंकि याद करो अभी तक हमने जितनी भी चेकिंग की है उसमें सारे के सारे चेक कर रहे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी चेक कर रहे हैं, प्रोग्रेस भी चेक करते हैं, बाउंड वेटिंग भी चेक करते हैं। बट ऑब्वियस है, ठीक है, मतलब तो मैंडेटरी वाले तो हम चेक करते ही करते हैं और इसको भी चेक करते हैं। और गैल्विन का कहना भी है कि ये तीनों की तीनों ही मैंडेटरी हो। ये तो आपका आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, इसको चेक करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इन जनरल अगर आप ऐसा भी लिखते हो कि ये दोनों आपके प्राइमरी कंडीशंस है, ये दोनों सेकेंडरी कंडीशन है, तो भी दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर मैक्सिमम बुक की माने तो मैक्सिमम बुक इन तीनों को बोलते हैं कि ये मैंडेटरी कंडीशंस हैं। ठीक है, ध्यान रखो। और ए वाला जो है वो कंपल्सरी कंडीशन नहीं है, सेकेंडरी कंडीशन है। ठीक है, अदरवाइज आपके कुछ ऑथर्स जो है उनका तो ये कहना है कि ये दोनों आपके प्राइमरी कंडीशंस हैं और ये दोनों सेकेंडरी कंडीशंस हैं। तो हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम जितने भी सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे हम तो ये तीनों को ही कोशिश करेंगे कि तीनों ही सॉल्व करके देखें कि आपका सॉल्यूशन जो है इन तीनों रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज जो आपको कंफ्यूजन अगर होता है तो इस बात को ध्यान रखना, गलत कुछ भी नहीं है, बिकॉज अलग अलग लोगों के अलग अलग कंसेप्ट हैं इसमें। लेकिन ज्यादा लोग जो फॉलो करते हैं उसको हम भी फॉलो करेंगे, बट ऑब्वियस है क्योंकि पेपर में भी चेकिंग होगी तो उसी बेस पे होगी। तो हम मान के चलेंगे दीज थ्री रूल्स आर मैंडेटरी, और ये आपका क्या हो गया? ऑप्शनल बोल सकते हो। ठीक है, या सेकेंडरी कंडीशन। अदरवाइज अगर कोई बोलता है कि ये दोनों प्राइमरी है और ये दोनों सेकेंडरी है तो भी कोई गलत नहीं है, पर मेजोरिटी की बात हम लेके चलेंगे टेस्टिंग के लिए। आगे बात करते हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे बच्चे सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर के बारे में। तो सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर को समझने से के लिए पहले हम समझते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा, अभी तक हमने पढ़े हैं वो जो सारे के सारे जो हमने पीटरसन एल्गोरिथम, टू प्रोसेस सॉल्यूशन विद टर्न वेरिएबल, टू प्रोसेस सॉल्यूशन विद फ्लैग वेरिएबल, फिर हमने लैम्पर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम देखा, ये सारे के सारे। देखो लैम्पर्ट्स बेकरी तो एन प्रोसेस के लिए था, टू प्रोसेस सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा वो दो प्रोसेस के लिए थे, फिर हमने पीटरसन पढ़ा। ये जितना भी हमने अभी तक जो सॉल्यूशन पढ़ा वो सारे के सारे आपके थे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ध्यान रखना। वो सारे के सारे क्या थे? सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन थे। वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन थे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है समझते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या थी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में? कि जो प्रोसेसिंग ओवरहेड था वो बहुत ज्यादा था। जो प्रोसेसिंग ओवरहेड था वो क्या था? ज्यादा था। ठीक है, तो प्रोसेसिंग ओवरहेड रिड्यूस करने की हम कोशिश करेंगे। और इसमें रिस्क था लॉजिकल एरर का। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो रिस्क ऑफ लॉजिकल एरर्स भी थे। ठीक है, तो रिस्क ऑफ लॉजिकल एरर्स। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम थे मेनली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में। एक था प्रोसेसिंग ओवरहेड का और दूसरा प्रॉब्लम था रिस्क ऑफ लॉजिकल एरर्स का। ठीक है, तो लॉजिकल एरर की प्रॉब्लम और दूसरा प्रोसेसिंग ओवरहेड की प्रॉब्लम थी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? डिसेबलिंग इंटरप्ट की बात करते हैं। ठीक है, और ये जो है जनरली आपका जो पार्ट है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का तो पार्ट है ही,
म्यूचुअल एक्सक्लूजन का पार्ट तो है ही, साथ में बिजी वेटिंग है। बिजी वेटिंग है, जैसे मैंने आपको लॉक का भी बताया था, लॉक भी आपका बिजी वेटिंग था। क्यों बिजी वेटिंग था? क्योंकि अगर एक प्रोसेस इन हो गया, समझो मेरी बात को, एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में इन हो गया, तो दूसरा जो प्रोसेस होगा वाइल लूप में, जो मैंने बताया था, वाइल, जो वाइल लूप दिया था मैंने, ठीक है, तो वाइल लूप की जो कंडीशन थी उसमें क्या होगा, वो ट्रैप करता रहेगा, बार 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 बिजी हो जाएगा, बार 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 वेट करता रहेगा। किसके लिए बिजी क्यों है? क्योंकि वो वेट कर रहा है किसके लिए, कि क्रिटिकल सेक्शन से प्रोसेस बाहर आए, तो उसको हम बिजी वेटिंग बोलते हैं। तो जो हम हार्डवेयर सॉल्यूशन की अभी बात करेंगे, उसमें जो हम बात करेंगे इंटरप्ट डिसेबलिंग की, वो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है और बिजी वेटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो अगर हमसे बोला जाए कि व्हाट आर द मैकेनिज्म फॉर अचीविंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद बिजी वेटिंग, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि व्हाट आर द मैकेनिज्म्स फॉर अचीविंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद बिजी वेटिंग, तो आप बता सकते हो इसमें आपका आता है डिसेबलिंग इंटरप्ट्स। आपका क्या आता है? डिसेबलिंग इंटरप्ट्स। तो आप बोलते हो डिसेबलिंग इंटरप्ट्स, ठीक है, ये आ गया डिसेबलिंग इंटरप्ट्स। दूसरा आता है शेयर्ड लॉक वेरिएबल, शेयर्ड लॉक वेरिएबल, ठीक है। तीसरा आता है स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन। थर्ड आपका क्या आता है? स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन, ऑल्टरनेशन, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन। फिर आता है टेस्ट एंड सेट, तो जिसको हम बोलते हैं टीएसएल, हम पढ़ने वाले हैं, टेस्ट एंड सेट लॉक, टेस्ट एंड सेट लॉक। फिर आता है एक्सचेंज इन इंस्ट्रक्शन, फिर आपका क्या आता है? एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। और सिक्स आता है पीटरसन सॉल्यूशन। हेलो, आप 11 बजे की बात करो। तो इसमें अपन ने देखा क्या क्या आ रहा है, डिसेबलिंग इंटरप्ट्स, फिर शेयर्ड लॉग वेरिएबल। शेयर्ड लॉग वेरिएबल हमने अभी ही पढ़ा कि जैसे कि अगर मान लो हम एंट्री सेक्शन की बात करते हैं, तो एंट्री सेक्शन में आपके पास वाइल लूप था, याद करो वाइल लूप में क्या लिखा था कि जो भी आपका लॉक है, वो लॉक जो है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, सेमीकोलन। और फिर आप लॉक को कर देते हो वन, और लॉक को वन किया, फिर आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हो, और यहां हो जाता है एग्जिट सेक्शन। एग्जिट सेक्शन में आप लॉक को कर देते हो फिर से जीरो। तो अगर कोई भी प्रोसेस है, जैसे कि मान लो सबसे पहले लॉक होता है जीरो, अगर क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी पड़ा हुआ है तो लॉक होता है जीरो। अब अगर लॉक जीरो है तो यहाँ आएगा, बोलेगा जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स। फिर लॉक को वन करके P1 क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया। अब P2 आएगा, ठीक है। अब लॉक हो चुका है वन, लॉक वन मतलब वन नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, तो वन नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। तो इसी लूप में बार बार घूमता रहेगा, मतलब वेट करता रहेगा, और वेट करने के चलते ही बिजी है, इसलिए बिजी वेटिंग है, इसीलिए बिजी वेटिंग है। क्यों? क्योंकि दूसरा प्रोसेस वेट करके बिजी है, ठीक है। बिजी किसमें है? वेट कर। क्यों? क्योंकि आपका क्रिटिकल सेक्शन जो है वो आपका अभी दूसरा क्रिटिकल सेक्शन में कोई दूसरा प्रोसेस रखा हुआ है। तो ये तो बात मुझे समझ में आ गई। चलिए, अच्छी बात है। तो अब अगर हम बात करें, तो अब दूसरी जो हमने तीसरी बात की, स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन। स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन में याद करो, हमने पढ़ा था टर्न वेरिएबल, तो उसमें क्या होता था, पहले P0 को मौका मिला, फिर P1 को मौका मिला, फिर P0 को मौका मिला। तो यहाँ देखो स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन हो रही है, जब P0 को मिलेगा तो P1 को नहीं मिलेगा, P1 जब आएगा फिर P0 को मौका मिलेगा, ऑल्टरनेट मौका मिल रहा है। तो ये भी आपका बिजी वेटिंग है। टीएसएल हम पढ़ेंगे, ये भी बिजी वेटिंग है। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन ए बिजी वेटिंग है। पीटरसन सॉल्यूशन जो दिया वो भी बिजी वेटिंग होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें दूसरा वेट करता है, एक प्रोसेस के जाने के बाद दूसरा वेट करता है। तो ये सारे के सारे बिजी वेटिंग में आएंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, डिसेबलिंग इंटरप्ट्स की बात करने वाले हैं बच्चे, ठीक है। तो देखो होता क्या है, sometimes the problem of the critical section are also resolved by hardware, ठीक है। some operating system offers a lock functionality where a process acquire a lock when entering the critical section and release the lock after leaving it। तो मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोसेस करते क्या है, लॉक एक्वायर करते हैं, ठीक है, जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करते हैं लॉक को वन कर देते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं लॉक को जीरो कर देते हैं। सो व्हेन अनदर प्रोसेस इज ट्राइंग टू एंटर द सेक्शन, इट विल नॉट बी एबल टू एंटर एज इट इज लॉक्ड। इट कैन ओनली डू सो इफ इट इज फ्री बाय एक्वायरिंग द लॉक इटसेल्फ, ठीक है।
जब वो फ्री होगा तो लॉक को 0 कर देगा, तब दूसरे को मौका मिल पाएगा। ये हमने देखा पिछली क्लास में। अब अगर हम इंटरप्ट डिसेबलिंग की बात करें, तो इंटरप्ट डिसेबलिंग में मैकेनिज्म में होता क्या है समझने की कोशिश करो। इसमें सबसे पहले क्या होता है, कोई भी प्रोसेस जो होता है, कोई भी प्रोसेस आता है, जैसे मान लो P1 प्रोसेस आया है, सपोज दैट P1 प्रोसेस आया, सॉरी व्हाइल ट्रू, जस्ट इसको एंट्री कंडीशन बनाना है मुझे, तो व्हाइल ट्रू, अब समझना, व्हाइल ट्रू, व्हाइल ट्रू दे दिया मैंने। और इसमें पहला कंडीशन, जब भी कोई प्रोसेस आएगा, जैसे कि मान लो P1, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई प्रोसेस P1 आएगा, वो क्या बोलेगा कि आप क्या करो, डिसेबल कर दो सारे इंटरप्ट्स को। मतलब जब भी कोई प्रोसेस आया, ठीक है, अब जो भी प्रोसेस आया वो क्या करेगा, सबसे पहले सारे के सारे इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देगा, सारे के सारे इंटरप्ट्स को। मतलब क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले, यहां देखो, ये जो प्रोसेस आया P1, उसने क्या किया, सारे के सारे इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दिया और क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब P1 कहां है, क्रिटिकल सेक्शन में है। ठीक है, तो जैसे ही इसने पूरे के पूरे इंटरप्ट को डिसेबल किया, अब ये चला गया क्रिटिकल सेक्शन में, तो लिख दिया इसने क्रिटिकल सेक्शन। चलो अच्छी बात है, क्रिटिकल सेक्शन में इन हो गया। अब सारे प्रोसेस डिसेबल हो चुके हैं, सॉरी सारे इंटरप्ट डिसेबल हो चुके हैं। तो प्रोसेस है कम्युनिकेशन जो होगा इंटरप्ट कहना चाहिए, इंटरप्ट के थ्रू होता है। जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाती है या कोई भी रिक्वेस्ट करती है, कोई भी एक्नॉलेजमेंट करती है, वो किसके थ्रू करती है, इंटरप्ट के थ्रू। लेकिन आपने पूरे के पूरे इंटरप्ट को डिसेबल कर दिया, अब सारा काम बंद। जब तक P1 क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा, तब तक कोई भी इंटरप्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई काम, कोई भी, मतलब कहना चाहिए इंटरप्ट काम नहीं करेगा। तो अब आपका P1 क्रिटिकल सेक्शन में हो गया, इंटरप्ट सारे के सारे डिसेबल हो गए हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अब अगर P2 ट्राई भी करेगा, तो आपका क्या है, इंटरप्ट की वैल्यू क्या है, फॉल्स। इंटरप्ट की वैल्यू फॉल्स है, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इंटरप्ट की वैल्यू फॉल्स हो गई। अब जैसे ही P1 एग्जिट होगा, जैसे ही P1 क्रिटिकल सेक्शन में कहना चाहिए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके एग्जिट होगा, तो क्या करेगा, इंटरप्ट्स को इनेबल कर देगा। ठीक है, इनेबल कर देगा इंटरप्ट्स को। चलो अच्छी बात है, इनेबल कर दिया इंटरप्ट्स। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस जो था, उसको क्या मिलेगा, इंटरप्ट की वैल्यू मिलेगी ट्रू। ठीक है, अब जो दूसरा प्रोसेस होगा, उसको इंटरप्ट की वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू। चलो अच्छी बात है, तो दूसरे प्रोसेस को इंटरप्ट की वैल्यू मिल गई ट्रू। ठीक, दूसरा प्रोसेस को इंटरप्ट की वैल्यू कितनी मिल गई, ट्रू मिल गई। चलिए अच्छी बात है, जैसे ही इंटरप्ट की वैल्यू ट्रू हुई, दूसरा प्रोसेस इन कर जाएगा। लेकिन इन करने से पहले दूसरा प्रोसेस भी क्या कर देगा, पूरे इंटरप्ट को डिसेबल कर देगा। फिर से इंटरप्ट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, अब कोई भी आएगा, फिर से इंटरप्ट की वैल्यू कैसी मिलेगी, फॉल्स। वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब जब तक P2 क्रिटिकल सेक्शन में है, इंटरप्ट फॉल्स ही रहेंगे। अब जाके आप फिर से बाहर जाओगे और एग्जीक्यूट कर लोगे अपने आप को, या कहना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर आओगे और आप फिर से इंटरप्ट को इनेबल करोगे। इनेबल हो गया इंटरप्ट, और फिर से आप बाहर चले जाके रिमाइंडर सेक्शन में चले जाते हो। जो भी रिमाइंडर सेक्शन होता है, वहां आप चले जाते हो। तो ऐसा चलता है कि इसमें क्या होता क्या है, कि कोई भी प्रोसेस डिसेबल करता है सबसे पहले इंटरप्ट को, और फिर क्रिटिकल सेक्शन में जाता है। तो अब अगर कोई भी प्रोसेस आएगा कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो उसको इंटरप्ट डिसेबल मिलेगा, तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो वेट करेगा। वो केवल वेट कर सकता है, वेट करेगा जब तक कि इंटरप्ट आपका फॉल्स ना, या सॉरी ट्रू ना हो जाए। जब एक क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा, तो इनेबल करेगा इंटरप्ट को और रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। तब जाके इंटरप्ट की वैल्यू आपको ट्रू मिली, सॉरी फॉल्स मिली, क्योंकि अब आपका इंटरप्ट क्या हो गया, इनेबल हो गया। अब आपका इंटरप्ट क्या हो गया, इनेबल हो गया। अब आपका इंटरप्ट इनेबल हुआ, इनेबल हुआ मतलब अब आपके इंटरप्ट चालू हुए, ट्रू हो गए। अब जैसे ही ट्रू मिला, तो फिर से क्या होगा, दूसरा प्रोसेस आएगा, उनको डिसेबल करेगा, उनकी वैल्यू को फिर से फॉल्स करके क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। और जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा, इंटरप्ट डिसेबल ही रहेंगे। ये आपका क्या होता है, इंटरप्ट डिसेबलिंग मैकेनिज्म के थ्रू क्रिटिकल सेक्शन अचीव करना। अब इसमें दूसरा प्रोसेस आपका स्टिल वेटिंग रहता है, जब तक कि आप क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाते। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बिजी वेटिंग, क्योंकि वो बिजी रहता है वेट करने में। चलो अच्छी बात है, तो इसका मतलब हमको ये समझ में बात आई कि ना, दूसरी बात, ये जो आप कहना चाहिए अचीव करते हो, ये जनरली एक CPU में अचीव करते हो।
एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग में अचीव होगा, मल्टी प्रोसेसर के लिए नहीं है। क्यों क्यों नहीं है मल्टी प्रोसेसर के लिए? बिकॉज आप जो इनेबल और डिसेबल कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो, तो आपको इंटरप्ट का कंट्रोल कितने का मिलेगा? एक प्रोसेसर का मिलेगा, एक सीपीयू का मिलेगा। तो ये जनरली सिंगल सीपीयू सिस्टम के लिए, यूनी प्रोसेसर सिस्टम के लिए। तो इंटरप्ट डिसेबलिंग जो मैकेनिज्म है वो इन जनरल यूनी प्रोसेसर सिस्टम के लिए होता है। पहली बात, यूनी प्रोसेसर सिस्टम के लिए होता है। तो ऑन अ सिंगल सीपीयू सिस्टम, प्रोसेस डू नॉट एक्चुअली एग्जीक्यूट इन पैरेलल. Concurrency is achieved by interleaving the execution of the ready process. Once a process has gained control of the CPU, it can only lose that control. मतलब once a process has gained control of the CPU, it can only lose that control when it invokes an operating system service or when it is interrupted. जब भी interrupt होता है तब ये क्या होता है? Control lose करता है. So simplest solution for mutual exclusion is to have each process disable all interrupt just after entering its critical section. तो बेटर क्या है कि आप कोई भी काम किसके थ्रू कर सकते हो, या कोई भी कंट्रोल को लूज कब कर सकते हो? जब कोई इंटरप्ट आए। तो आप क्या करो, जब क्रिटिकल सेक्शन में जाने लगो या कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने लगे, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सारे इंटरप्ट को डिसेबल कर दो। तो बट ऑब्वियस है कोई दूसरा प्रोसेस इन नहीं कर पाएगा, वो वेट करता रहेगा। सो द प्रोसेस कैन रीचेबल दीज इंटरप्ट जस्ट बिफोर लिविंग द क्रिटिकल सेक्शन, और वो तब तक उन इंटरप्ट को कहना चाहिए एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि वो क्रिटिकल सेक्शन में सॉरी क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ना आ जाए। मतलब जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, इंटरप्ट आपके इनेबल हो जाएंगे। So once a process has disabled interrupt, it can use the shared memory without the fear that any process will interfere. कि वो बिना फियर के क्रिटिकल सेक्शन में रह सकता है, क्योंकि कोई भी आपका जो प्रोसेस है वो इंटरफेयर नहीं करेगा विदाउट एनी इंटरप्ट, क्योंकि इंटरप्ट सारे डिसेबल हो गए हैं। सो दिस सॉल्यूशन इज एप्रोप्रिएट फॉर यूनी प्रोसेसर मशीन ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। मल्टी प्रोग्रामिंग इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय दिस सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, एक ही आपका जो प्रोसेस है वही एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग इसमें अचीव नहीं हो पाएगा। तो यूनी प्रोसेसर के लिए बेटर है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या हुआ? इट वर्क्स ओनली इन अ सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज डिग्रेडेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग को यूटिलाइज नहीं कर रहा है। अ प्रोसेस वेटिंग टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन कुड सफर फ्रॉम स्टारवेशन। अब एक जो प्रोसेस है वो क्या कर सकता है? सफर कर सकता है स्टारवेशन से। क्यों? क्योंकि वो परमानेंटली, पता चला है परमानेंटली अगर सारे के सारे इंटरप्ट डिसेबल हो गए, तो जो दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा था एग्जीक्यूशन के लिए, वो वेट करता ही रह जाएगा। शेयर डेटा के लिए वेट कर रहा था, वेट करता ही रह जाएगा। ठीक है, और ये मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए सुटेबल नहीं है। बात दूसरी भी आती है कि अगर हम बात करें तो ये आपका कहना चाहिए अनएट्रैक्टिव बोल सकते हो या अनवाइज है। क्यों? क्योंकि यूजर प्रोसेसेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं? इंटरप्ट को कहना चाहिए वो कर दे रहे हैं, टर्न ऑफ कर दे रहे हैं, इंटरप्ट को डिसेबल कर दे रहे हैं। तो यूजर के पास कंट्रोल चला गया इंटरप्ट को डिसेबल या इनेबल करने का। तो बट ऑब्वियस है कि ये बेटर सॉल्यूशन नहीं है। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम था जिससे कि वो प्रॉपर्ली हैंडल कर पाए, लेकिन यहाँ यूजर क्या कर रहा है? इंटरप्ट को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो अगर ट्यून नहीं हुआ लंबे समय तक, तो सिस्टम भी आपका एंड हो जाएगा। जैसे कि मान लो रीड राइट ऑपरेशन है, टाइमर है, आपके लैपटॉप का टाइमर है या कंप्यूटर का टाइमर है, उसको मैं डिसेबल कर दूं, तो बट ऑब्वियसली टाइम अपडेट नहीं होगा। तो ऐसे बहुत इंटरप्ट होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, लेकिन इस वाले कंडीशन में तो आपको इंटरप्ट सारे के सारे डिसेबल करने पड़ जाएंगे, तो दिक्कत है। ठीक है, और दूसरी बात करें, इफ द सिस्टम इज अ मल्टी प्रोसेसर विद 2 और मोर सीपीयू, डिसेबलिंग इंटरप्ट अफेक्ट ओनली वन सीपीयू। ये ध्यान रखना, मल्टी प्रोसेस को तो डिसेबल नहीं कर पाओगे ना, एक ही सीपीयू का इंटरप्ट डिसेबल कर पाओगे, दैट एग्जीक्यूट द डिसेबल इंस्ट्रक्शन। सो द अदर वन विल कंटिन्यू रनिंग एंड कैन एक्सेस द शेयर्ड मेमोरी, सो इट विल नॉट बी मच प्रोसेसर कहना चाहिए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम नहीं है। और डिसेबलिंग और इनेबलिंग जो इंटरप्ट हो रहा है यूजर मोड में नहीं होता है, एक कर्नल मोड में पॉसिबल है। ये केवल कर्नल मोड में पॉसिबल है, क्योंकि आप हार्डवेयर सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तो एक कर्नल मोड में पॉसिबल है। तो ये रिस्की भी है कि हम सारे के सारे टाइप के इंटरप्ट को डिसेबल कर दें। ठीक है, तो अगर हम हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो मेनी मशीन जो होते हैं, बहुत सारे जो मशीन है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो रीड करने के काम में आता है, मॉडिफाई के करने में काम आता है, मेमोरी को स्टोर करने के काम में आता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं? टेस्ट एंड सेट, जो कि मोटरोला यूज करता था, कंपेयर एंड स्वैप, जो कि IBM 370 यूज करता था, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, जो कि X86 सिस्टम में यूज होता था। ठीक है, अगर हम सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर की बात करें, तो हार्डवेयर सपोर्ट जो है वो आपका क्रिटिकल सेक्शन में अगर हो, शेयर्ड हो, मतलब मेनी सिस्टम प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग द क्रिटिकल सेक्शन कोड। अब जो बहुत सारे सिस्टम है वो क्या करते हैं, जो हार्डवेयर सपोर्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, वो किस चीज
पे बेस्ड होता है, क्रिटिकल सेक्शन के कोड पे बेस्ड होता है। तो मेनी सिस्टम प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग द क्रिटिकल सेक्शन कोड, ठीक है। और यूनी प्रोसेसर के केस में तो आपने बोल दिया कि आप इंटरप्ट को डिसेबल कर दोगे, लेकिन इसका आपने वो देखा कि इससे घाटा ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें फायदा ये था कि करंटली रनिंग कोड वुड एग्जीक्यूट विदाउट प्रीम्पशन। अब एक बार अगर क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया तो अब प्रीम्पशन की चिंता नहीं है, ठीक है। लेकिन इनएफिशिएंट था, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए नहीं था, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ब्रॉडली स्केलेबल नहीं था। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप इंटरप्ट को डिसेबल कर दो, ठीक है। अब अगर हार्डवेयर सपोर्ट की बात करें तो तीन तरीके से हार्डवेयर, तीन फॉर्म्स में हम हार्डवेयर सपोर्ट लेते हैं। एक कहलाता है मेमोरी बैरियर्स, एक कहलाता है हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन, एक कहलाता है एटॉमिक वेरिएबल। मेमोरी बैरियर्स का मतलब क्या होता है? मेमोरी मॉडल आर द मेमोरी गारंटीज अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेक्स टू एप्लीकेशन प्रोग्राम। मेमोरी मॉडल्स में भी आइदर स्ट्रांगली ऑर्डर, स्ट्रांगली ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जब आप मेमोरी मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो where a memory modification of one processor is immediately visible to all other processor। जैसे ही आपने मेमोरी की मॉडिफिकेशन की वो दूसरे प्रोसेसर को अगर विजिबल होने लगा तो कहलाता है स्ट्रांगली ऑर्डर्ड। वीकली ऑर्डर्ड क्या होता है? एक प्रोसेसर में आपने जो भी मेमोरी मॉडिफिकेशन किया वो इमीडिएटली या ना दिखे, मे नॉट बी इमीडिएटली विजिबल टू ऑल प्रोसेसर, या इमीडिएटली ना दिखे दूसरे प्रोसेसर को, तो वीकली ऑर्डर्ड होता है। तो मेमोरी बैरियर का मतलब क्या हुआ? मेमोरी बैरियर एक इंस्ट्रक्शन है जो फोर्स करता है कोई भी चेंज को, जिससे कि जो चेंजेस हैं वो प्रोपोगेट हो सके, दूसरे प्रोसेसर को विजिबल हो सके। तो मेमोरी बैरियर का काम क्या है? ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि आप चेंजेस जो कर रहे हो वो दूसरे प्रोसेसर को विजिबल हो सके, कहलाता है मेमोरी बैरियर। दूसरा होता है हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन में आपके पास टेस्ट एंड सेट आता है और कंपेयर एंड स्वैप आता है, ये हम देखेंगे, ठीक है, ये हम देखेंगे। एटॉमिक वेरिएबल, एटॉमिक वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम कंपेयर एंड स्वैप करें, ठीक है, ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है सिंक्रोनाइजेशन टूल के। तो एटॉमिक वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि ये क्या प्रोवाइड करे? एटॉमिक अपडेट्स प्रोवाइड करे, मतलब अनइंटरप्टेबल अपडेट प्रोवाइड करे, ठीक है। जैसे कि मान लो इंटीजर हो, बुलियन हो, जैसे कि मान लो इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं मैं, ठीक है। अब अगर मैंने एक बार इंक्रीमेंट किया तो जो भी इंक्रीमेंट हुआ वो और एटॉमिक होना चाहिए, मतलब एक बार ही होना चाहिए, और वैल्यू जो भी हो वो प्रॉपरली प्रोपोगेट हो जाए मेमोरी बैरियर के थ्रू, ठीक है। तो जो भी सीक्वेंस है वो क्या करे? एंश्योर सीक्वेंस इज इंक्रीमेंटेड विदाउट इंटरप्शन। अगर मैंने इंक्रीमेंट किया तो इंटरप्ट होना चाहिए, इंटरप्ट एटॉमिक होना चाहिए, मतलब इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन आया या इंटरप्ट आया इंक्रीमेंट के लिए तो इंक्रीमेंट होना चाहिए।